ठीक है, आज हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप, राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें हम राजस्थान का जो नक्शा है इसके आधार पर हम कुछ क्षेत्रों के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, लेते हैं हम जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश या जंगल देश, जंगल प्रदेश या जंगल देश। जंगल का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? जंगल का मतलब आपको लग रहा है जंगल, जंगल क्या होता है? जंगल। लेकिन हम जंगल के जो अर्थ, शब्द का अर्थ है उसे, यानी राजस्थान का ऐसा भूभाग जहां उस ना तो बहुत कम मौसम अधिकांशतः साफ रहता है और अधिकांशतः खेजड़ी और बबूल के जो वृक्ष पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। पहले हम उसको क्या प्रदेश कहते हैं? जांगल। जांगल जो भूभाग है वो बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर का जो भूभाग है पहले क्या कहलाता था? जांगल देश या जांगल प्रदेश। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, जोधपुर का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। जोधपुर के उत्तरी भाग और बीकानेर के जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस जांगल प्रदेश का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। जो बीकानेर के जो बादशाह थे उनके जो सिक्के वगैरह मिले उन पर हमें जय जांगलधर, जय जांगलधर बादशाह, ये शब्द लिखा मिलता है। जो जांगल प्रदेश के जो प्राचीन काल के जो सिक्के पाए बीकानेर के जो शासकों के सिक्के हैं, उन सिक्कों पर जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो अपने आप को जांगल प्रदेश के स्वामी या महाराजा रहे होंगे, जांगल प्रदेश के स्वामी या राजा रहे होंगे, इसीलिए उनके सिक्कों पर जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। इसी से हम अनुमान लगाते हैं जांगल प्रदेश, यानी वो जांगल प्रदेश के निवासी थे। तो देखिए, जांगल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत। अब कौन सा प्रदेश आता है जांगल प्रदेश में? किसको शामिल किया जाता है? बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी बीकानेर और जोधपुर का जो वर्तमान जो भाग है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था या जांगल देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो शासक है उनके सिक्कों में क्या लिखा मिलता है? जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। देखिए, ये प्रदेश हो गया हमारा जांगल प्रदेश। अब आते हैं, एक चीज और रह गई जांगल प्रदेश के अंतर्गत, यानी ये जो क्षेत्र है, जांगल जो क्षेत्र है वो कुरु क्षेत्र के आसपास होने के कारण, कुरु जांगला और माद्रे जो क्षेत्र थे उनके पास होने के कारण, यानी जांगल जो प्रदेश है कुरु क्षेत्र, कुरु नामक जो स्थान है, जनपद थे उस समय कुरु और माद्रे, उनके पास होने के कारण इनको कुरु जांगला माद्रे जांगला के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता था। यानी इस क्षेत्र के क्यों ये कुरु और माद्रे नामक उस समय के जो क्षेत्र थे उनके पास होने के कारण यह भूभाग कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता था। कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से इसको क्षेत्र को जाना जाता था। वर्तमान में अगर पूछा जाए जांगल प्रदेश में किन भागों को शामिल किया जाता है तो कौन से? बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी
भाग इसको जांगला प्रदेश में शामिल करते हैं। कुरु जांगला और माद्री जांगला कुरु जनपदों के आसपास, कुरु और माद्री क्षेत्र के आसपास होने के कारण इस भूभाग को कुरु जांगला माद्री जांगला भी कहा जाता था। योध्य दूसरा लेते हैं हम योध्य प्रदेश। कौन सा लेते हैं? योध्य प्रदेश। देखिए गंगानगर का जो भूभाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का जो भूभाग था उस काल में योध्य के नाम से जाना जाता था, योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी वर्तमान में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो भूभाग है उन क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? योध्य प्रदेश। क्या कहा जाता था? योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी योध्य क्षेत्र किसे कहा जाता है? योध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? किसको शामिल किया जाता है? योध्य प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र, जो गगन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो योध्य के नाम से जाना जाता था। योध्य के लिए ध्यान रखना, योध्य प्रदेश में किसको शामिल किया था? हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। पहले प्राचीन काल में क्या कहलाता था? योध्य प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? योध्य प्रदेश कहलाता था। हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देखिए अब लेते हैं हम मत्स्य प्रदेश। कौन सा लेते हैं? मत्स्य। दूसरा है यानी तीसरा मत्स्य प्रदेश। कौन सा लेते हैं? मत्स्य प्रदेश। यानी जो वर्तमान में आपने पढ़ा होगा, जनपदों के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, यानी जो मत्स्य क्षेत्र है उसमें मत्स्य जो क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र प्रदेश या मत्स्य संघ का जो निर्माण किया था उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और नीमराणा को शामिल किया गया था। लेकिन प्राचीन काल में जो मत्स्य क्षेत्र है इस प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है और उसके अलावा महाभारत में भी। महाभारत में मुख्य रूप से इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य जो प्रदेश है वो मत्स्य जनपद के नाम से भी जाने लगा, मत्स्य जनपद के नाम से जाना लगा। मत्स्य जनपद, इसको क्या कहते हैं? मत्स्य जनपद, यानी एक मत्स्य जनपद के नाम से भी जाना जाने लगा था इस प्रदेश को। इस प्रदेश के जो राजधानी थी वो विराटनगर, बैराट नाम सुना होगा आपने, बैराट, जिसको विराटनगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराटनगर या बैराट। विराटनगर कह दो या बैराट कह दो। बैराट का नाम आपने सुना होगा महाभारत काल में जब पांडव आए थे तो उन्होंने अपना अज्ञातवास का एक साल यही बैराट यानी विराटनगर में, मत्स्य प्रदेश के जो राजा थे विराट, मत्स्य प्रदेश के शासक थे विराट, उनके यहाँ पर उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। और मत्स्य प्रदेश के उस शासक, विराटनगर के शासक, उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। तो विराटनगर यानी मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी रहा वो कौन था? बैराट या विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? बैराट, विराटनगर। इसको क्या कहा जाता है? विराटनगर या बैराट कहा जाता है। यानी मत्स्य जो क्षेत्र की जो राजधानी रही थी उसको क्या, किस नाम से जाना जाता था? राजधानी थी मत्स्य प्रदेश की राजधानी बैराट, विराटनगर। और मत्स्य जो जनपद है वर्तमान में, मत्स्य जनपद के अंतर्गत, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत जो वर्तमान के जो क्षेत्र है उनमें किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता था ये बताते हैं आपको। देखिए इसमें अलवर, जयपुर, दौसा, देखिए अलवर,
जयपुर, दौसा और भरतपुर और हमारा जो भरतपुर है इसके जो कुछ भूभाग है, भरतपुर का कुछ भूभाग, अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर का कुछ जो भूभाग है, वर्तमान जो जयपुर, अलवर, दौसा का जो कुछ भूभाग है वो पहले मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मत्स्य प्रदेश। और मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? बैराट या विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? बैराट या विराटनगर, जो बाद में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए आपको हम एक चीज और बता दें, यानी जांगल जो प्रदेश कराया था उसकी जो राजधानी रही उसको के बारे में भी हमने आपको नहीं बताया, अभी उसको भी बता देते हैं, उसकी राजधानी के बारे में भी। देखिए जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, मत्स्य की तो हमने बता दी, जांगल प्रदेश। देखो जांगल प्रदेश की राजधानी छत्रपुर, छत्रपुर। मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी है वर्तमान में छत्रपुर जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? नागौर। क्या कहा जाता है छत्रपुर को? नागौर। और प्राचीन काल में नागौर को छत्रपुर कहा जाता था, जो जांगल प्रदेश की उस समय राजधानी रहा था। और मध्य प्रदेश की राजधानी हमने आपको बताई बैराट। या विराटनगर। ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश की राजधानी बैराट या विराटनगर रही थी। क्या रही थी? विराट या विराटनगर। अब देखिए हम आपको एक और बता दें, मारवाड़ जो क्षेत्र है, मरु कह दो या मारवाड़ कह दो, मारवाड़ प्रदेश या मरु प्रदेश। अगला लेते हैं हम, चौथा है मारवाड़ या मरु प्रदेश। मारवाड़ या मरु प्रदेश समझ में आ रहा है? मरु का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है? मरु का मतलब रेगिस्तान है। मारवाड़ जो प्रदेश है उसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर व पाली के कुछ भूभाग। देखिए यानी मारवाड़ या मरु प्रदेश था, मारवाड़ या मरु प्रदेश, मारवाड़ या मरु प्रदेश। इसके अंतर्गत जो वर्तमान के क्षेत्र है उनमें कौन आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तथा नागौर व पाली के कुछ भूभागों को इसमें शामिल किया जाता था। ये क्या कहलाता था? मरु प्रदेश या मारवाड़ प्रदेश कहलाता था। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है कि रामायण काल में जब श्री राम यहाँ पर आए, उनको समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपने बाण से इस प्रदेश को सुखा दिया था, इसीलिए तब से यह मरु यानी रेगिस्तान का रूप धारण कर लिया था इसने। ले ले सूरसैन प्रदेश, पांचवा है सूरसैन प्रदेश। सूरसैन के नाम से किसको जाना जाता था? सूरसैन जनपद भी रहा था, मत्स्य जनपद भी रहा है। सूरसैन जनपद था, मत्स्य जनपद था, और एक राजस्थान में तीसरा और जनपद था सिवी जनपद, उसको भी हम अभी बताएंगे। मत्स्य भी जनपद रहा है राजस्थान में। प्राचीन काल के 16 महान जनपद है उनमें मत्स्य जनपद का भी उल्लेख मिलता है, मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। साथ में इसके अलावा जो जनपद रहे राजस्थान के, जो जनपद थे उनमें सूरसैन और सिवी जनपद भी आते हैं। सूरसैन प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग को शामिल किया जाता था। यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली इनके जो भूभाग है के क्षेत्र है उसको सूरसैन प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सूरसैन प्रदेश। सूरसैन प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन काल में? सूरसैन प्रदेश के नाम से भरतपुर, धौलपुर और करौली को सूरसैन प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सूरसैन प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
देखिए अब लेते हैं मालव देश। मालव देश यह छठवां है। मालव देश कौन सा है? मालव देश। मालव देश में प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ व झालावाड़ का जो भूभाग था, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के कुछ जो क्षेत्र थे उसके भूभाग को मालव देश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मालव देश के नाम से किसको जाना जाता था? प्रतापगढ़ और झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालव देश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश, बांगड़ का नाम आपने सुना होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का कुछ जो भूभाग है, अधिकांशतः तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किसको जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो हमारे साथ हुए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब लेते हैं हम 8 में शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश यानी इस प्रदेश की जो स्थापना है, इस प्रदेश का जो भाग है वो उसका निर्माण किसने किया था? जयपुर से अलग होने के बाद कच्छवा शासक राव शेखा ने कच्छवा यानी उस प्रदेश, उस समय जयपुर का जो भूभाग था उसमें कच्छवा वंश का शासक था। उस समय कच्छवा जो वंश है उससे जयपुर से अलग होकर के राव शेखा ने शेखावाटी प्रदेश का निर्माण किया था। तो उस प्रदेश को शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी जो प्रदेश है उसमें हमारे सीकर, चूरू व झुंझुनू जो क्षेत्र है उनको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश में किसको शामिल करते हैं? चूरू, सीकर व झुंझुनू। तो शेखावाटी प्रदेश आ गया। शेखावाटी के नाम से किस क्षेत्र को जाता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब यहीं पर हम बता देते हैं आपको तोरावाटी। नौवां तोरावाटी। देखो तोरावाटी प्रदेश या क्षेत्र, इसका भी संबंध इसी क्षेत्र से है, शेखावाटी क्षेत्र से। यानी शेखावाटी क्षेत्र के कांतरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी सीकर, कांतरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतरी नदी कहां बहती है? शेखावाटी प्रदेश सीकर में बैठी है। कांतरी नदी का उद्गम कहां से निकलता है? कांतरी नदी सीकर। सीकर में कांतरी नदी के अपवाह क्षेत्र, यानी कांतरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पर कांतरी नदी बहती है, उस क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें सीकर, अधिकांशतः सीकर व जयपुर का कुछ भाग भी शामिल होता है। यानी जयपुर, अधिकांशतः सीकर, यही शेखावाटी जो प्रदेश है, सीकर में कांतरी नदी बहती है, तो सीकर के आसपास का क्षेत्र और कुछ भाग, भूभाग, थोड़ा सा भूभाग जयपुर का भी इसमें आता था। तो उस प्रदेश को कांतरी नदी का जो उपा क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन अधिकांशतः ये आता है तोरावाटी प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है, या तोरावाटी कहाँ स्थित है? अगर बात करेंगे तो वो कहाँ स्थित है? शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तोरावाटी किसको कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कांतरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए छप्पन का मैदान कौन सा लेते हैं, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान ये प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है उसमें जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसके आसपास माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान, यानी छप्पन नदी नाले, छप्पन नदी नाले व गांव, यानी छप्पन का मैदान उस प्रदेश को कहा जाता है, यानी माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ का वह भूभाग जहां 56 गांव या 56 नदी नालों का जो समूह है उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकांश जो भूभाग आता है छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ को ही आता है, लेकिन बांसवाड़ा का कुछ भूभाग भी अगर पूछा जाए, कहीं भी आ जाता है क्वेश्चन में, कई बार पूछा गया है कि अगर एक ही जिला पूछे तो प्रतापगढ़ ही आएगा। छप्पन के मैदान कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। कभी कभी ऑप्शन में वो दो रख देता है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, तो जो आंसर देना होता है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को ही देना पड़ता है, क्योंकि वही आंसर सही होता है। क्योंकि बांसवाड़ा का कुछ भूभाग भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि माही नदी का जो प्रवाह है वो बांसवाड़ा में भी बहती है। यानी 56 नदी नालों का मैदान जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास का जो भूभाग है वो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो 56 के मैदान के नाम से किसको जाना जाता है, 56 नदी नालों या 56 गांव का, 56 गांव के जो समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के समीप, उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। यार है सिवी कीवी मेवाड़, सिवी कीवी मेवाड़ प्रागवाड़, सिवी कीवी मेवाड़ प्रागवाड़ प्रदेश या क्षेत्र, सिवी कीवी प्रागवाड़ या मेवाड़ क्षेत्र। ये मेवाड़ का नाम तुमने आपने सुना होगा, मेवाड़ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप यानी आगे जो शासक हुए उनके नाम से इसको मेवाड़, मेवाड़ में वर्तमान में जो क्षेत्र है उनमें मेवाड़ प्रदेश का आपने नाम सुना होगा अधिकांश है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में कुछ क्षेत्र आते हैं उनमें देखते हैं तुम्हारे जो मेवाड़ यानी सिवी जनपद, पहले क्या था सिवी जो जनपद है, मैंने पहले भी बताया था, सिवी जनपद का उल्लेख मिलता है। जनपद राजस्थान के जो जनपद है उनमें मत्स्य, सिवी और सूरसैन जनपद, 3 जनपदों का उल्लेख अधिकांशतः मिलता है। राजस्थान के जो जनपदों की बात आती है तो सिवी जनपद था प्राचीन काल में, जो सिवी क्षेत्र है, सिवी कीवी क्षेत्र है, उसको मेवाड़ प्रागवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ या मेदवाड़, मेवाड़ नाम क्या पड़ा क्योंकि यहाँ मेद जाति के लोग अधिकांशतः लोग यहाँ पर रहते थे, इसीलिए इस प्रदेश को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेद जाति के लोगों की अधिकांशता होने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेदपाट। मेदपाट, मेवाड़, सिवी कीवी या प्रागवाड़ के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता था। मेद जाति का इसमें बाहुल्य था। इसमें जो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं उनमें उदयपुर, देखिए उदयपुर, वर्तमान में जो क्षेत्र आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के जो भूभाग है उनको पहले क्या कहा जाता था, मेवाड़ या मारवाड़, वो मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाड़ या सिवी कीवी प्रदेश कहा जाता था। सिवी कीवी प्रदेश भी इसको क्षेत्र को कहा जाता था। इस प्रदेश के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल किए जाते हैं, सिवी या मेदपाट में शामिल
किया जाता है। अब देखिए, अब आते हैं हम अगला लेकर के, जो क्षेत्र है वो 12वां गिरवा। गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा उदयपुर, कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर का जो तस्तरी नुमा पहाड़ी भूभाग जो उदयपुर को चारों ओर से घिरा हुआ है, उदयपुर का वह क्षेत्र, उदयपुर का वह भूभाग, उदयपुर का भूभाग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से तस्तरी नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी उदयपुर का वह भूभाग जो चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उस प्रदेश को गिरवा कहा जाता है। गिरवा किसे कहा जाता है? उदयपुर के आसपास का वह भूभाग जो चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग, उदयपुर का चारों ओर से तस्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग गिरवा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रदेश को गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। देखिए मेथ पाठ जाति वगैरह ये हमने पढ़ लिया, मेवाड़ पढ़ लिया, उदयपुर के गिरवा के बारे में पढ़ लिया। डांग प्रदेश, डांग की रानी, डांग प्रदेश, डांग की रानी या डांग प्रदेश किसे कहा जाता है? करौली। देखिए डांग प्रदेश में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। डांग की रानी के नाम से अगर पूछा जाए तो डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली। डांग प्रदेश का मतलब है जो उबड़ खाबड़ जो भूभाग था, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर का जो भूभाग है उसको डांग प्रदेश या डांग के नाम से जाना जाता था। जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बीहड़ क्षेत्र कहते हैं जिसे। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है, इस क्षेत्र को डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र या डांग प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? डांग प्रदेश। अब आते हैं हम हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। कोटा, बाड़ा, झालावाड़ और बूंदी का जो प्रदेश है, यहाँ जो हाड़ा वंश की जो राजधानी रहा, यानी हाड़ा प्रदेश था, हाड़ा जाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे। यानी इसीलिए यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी भाषा भी हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती। इसीलिए इस प्रदेश को हाड़ा प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र या हाड़ौती प्रदेश किसे कहते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लेते हैं भीलवाड़ा के बारे में। और कुछ भाग टॉप का भी आता है, इसको हम लेते हैं खैराड़, माल खैराड़, खैराड़ और माल खैराड़ 15वां खैराड़ और माल खैराड़, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, खैराड़ और माल खैराड़ जो क्षेत्र है
भीलवाड़ा, कौन सा लेते हैं, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील का जो आसपास का क्षेत्र है, भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील का के आसपास का जो क्षेत्र है भीलवाड़ा में, उसको क्या कहते थे, खैराड़। क्या कहा जाता था, खैराड़ क्षेत्र। उसको क्या कहते थे, खैराड़ क्षेत्र। भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील के आसपास का जो क्षेत्र है, भूभाग है, वो खैराड़ के नाम से जाना जाता था। और माल खैराड़ इसे टॉप, ये जो टॉप है उसके आसपास का जो भूभाग है, टॉप के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, माल खैराड़ कहलाता था। खैराड़ किसे कहते थे, भीलवाड़ा के जाजपुर तहसील के आसपास का जो भूभाग है उसको खैराड़ प्रदेश, खैराड़ क्षेत्र। और माल खैराड़ टॉप के आसपास का जो क्षेत्र है उसे माल खैराड़ के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से कहते हैं खैराड़, और माल खैराड़ के नाम से इसको जाना जाता है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो प्रदेश है यानी अजमेर, कौन सा क्षेत्र, अजमेर के पास पहाड़ी भूभाग, अजमेर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है, प्राचीन काल में उसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, अजमेर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो मेरवाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, अजमेर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश यानी गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत की जो बात करें तो देखिए बाड़मेर, जालौर, और पश्चिमी सिरोही। बाड़मेर, जालौर और पश्चिमी सिरोही। दक्षिण पूर्व जो दक्षिणी बाड़मेर का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको, और जालौर और पश्चिमी सिरोही का जो भूभाग है वो क्या कहलाता था, गौड़वाड़ प्रदेश। तो गौड़वाड़ प्रदेश में किसको शामिल करते हैं, बाड़मेर, जालौर, पश्चिमी सिरोही। पश्चिमी सिरोही का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, गौड़वाड़ प्रदेश। क्या कहलाता था वो, गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता था। बाड़मेर, जालौर, पश्चिमी सिरोही का जो भूभाग है वो क्या कहलाता था, गौड़वाड़ प्रदेश। सारा प्रदेश, सारा प्रदेश 1718, सारा प्रदेश या सारा देश। तो ये क्षेत्र अलवर का जो भूभाग है, अलवर, अलवर जिले का वह भूभाग जो हरियाणा से लगता है, हरियाणा की से लगा हुआ क्षेत्र, अलवर का वह भूभाग जो हरियाणा की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें मंडावर, बानसूर व बहरोड, मुंडावर, बानसूर व बहरोड जो अलवर की जो तहसील है, जो हरियाणा से जो क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सारा प्रदेश। क्या कहा जाता है, सारा प्रदेश। तो सारा प्रदेश की बात करेंगे तो कहाँ आएगा, अलवर का वह क्षेत्र, वह भूभाग जो हरियाणा की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, जिनमें मुंडावर, बानसूर और बहरोड जो तहसीलें आती हैं, उनका जो भूभाग जो हरियाणा से लगता है उसको क्या कहते हैं, सारा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेते हैं हम सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य
यानी वह भूभाग जो चौहानों की राजधानी, सपाट क्षेत्र पर किसकी राजधानी रहा? चौहान वंश की राजधानी, चौहानों का क्षेत्र, सपाट क्षेत्र जो अछत्रपुर, सपाट की राजधानी क्या रही? अछत्रपुर। सपाट प्रदेश की राजधानी चौहानों की वंश ने शासक किया था यहाँ पर, किसने शासन किया था? चौहान वंश का, चौहान वंश ने शासन किया था यहाँ पर सपाट प्रदेश में। और सपाट की राजधानी अछत्रपुर जो वर्तमान में नागौर है, उसको सपाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सपाट क्षेत्र किसे कहते हैं? जो अछत्रपुर जो नागौर है उसकी जो राजधानी रही। और अजमेर, इसका जो मुख्य भूभाग रहा था अजमेर। प्राचीन काल में अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है सपाट के नाम से जाना जाता था। अजमेर और नागौर के आसपास का जो भूभाग है प्राचीन काल में उसको क्या कहता था? सपाट क्षेत्र, जो चौहान वंश की राजधानी रहा था। तो देखिए गुजरात रहा, बीच में है गुजरात का जो क्षेत्र है। देखिए ये अधिकांश जो भाग है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी जोधपुर के आसपास का जो भाग है, मारवाड़ में जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? गुजरात। प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? गुजरात। जोधपुर और बाड़मेर का जो भूभाग है गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र था। यहाँ पर गुर्जर वंश का शासन रहा था। इस क्षेत्र में गुर्जर जाति का शासन रहा, इसीलिए इस प्रदेश को गुजरात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुजरात। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में गुजरात के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर गुर्जर वंश का शासन रहा था, इसीलिए गुर्जर प्रत्यार वंश, इसीलिए इस क्षेत्र को गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? गुजरात। वर्तमान जोधपुर के आसपास का जो भाग है वो गुजरात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 21 भोमट, यानी भोमट का ये पठार भी है, भोमट का पठार भी है। भोमट जो प्रदेश है उसमें उदयपुर, राजसमंद, बसरोई का दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, सुरोई का उदयपुर, राजसमंद, बसरोई का दक्षिण पूर्वी भाग जो पहाड़ी भागों से आच्छादित है, वह क्षेत्र या वह भाग जो पहाड़ियों से आच्छादित है, पहाड़ियों से आच्छादित प्रदेश जो उदयपुर, राजसमंद व सिरोही का दक्षिण पूर्वी भाग जो पहाड़ियों से आच्छादित है, उस प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? भौमट प्रदेश। क्या कहा जाता था उसको? भौमट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्या कहते? थली किसे कहा जाता था? बीकानेर, चूरू, गंगानगर का आसपास का जो दक्षिणी भूभाग था उसको क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? थली। क्या कहा जाता था उस क्षेत्र को? थली। बीकानेर, चूरू व गंगानगर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? थली के नाम से जाना जाता था। अब लेते हैं 23वां ले लें हम। देखिए प्राचीन काल का जो नाम है उनमें थली पूरा हो गया हमारा। अब लेते हैं, देखिए थली के बाद तो मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, शिवी जनपद हो गया, इस और बागड़ प्रदेश हो ही गया, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, और कौन सा रह गया आपका अभी? हाँ अभी रहेगा आवड़, आवड़ देखते हैं, आवड़ प्रदेश या चंद्रावती,
यानी सुरोई की राजधानी सुरोई के आसपास का क्षेत्र है वो आवर्त प्रदेश, सुरोई के आसपास का भूभाग या क्षेत्र, सुरोई के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में आवर्त प्रदेश या चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। आवर्त प्रदेश की जो राजधानी रही वो कौन थी? चंद्रावती। कौन रहा? चंद्रावती आवर्त प्रदेश की राजधानी रही थी। और सुरोई के आसपास का भूभाग है उसको प्राचीन काल में आवर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? आवर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कुरुक्षेत्र, कुरु 24वां है कुरु देश, क्या कहते हैं? कुरु देश। ये भी अलवर के आसपास का जो भूभाग है, कुरुक्षेत्र नाम सुना होगा जो हरियाणा में क्षेत्र स्थित है, उसी कुरु देश के नाम से अलवर के आसपास का भूभाग, आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? प्राचीन काल में, महाभारत काल में अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कुरु देश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कुरु देश के नाम से जाना जाता था। पच्चीस कांठल क्षेत्र, ठीक है। कांठल क्षेत्र के बारे में लेते हैं हम। कांठल जो क्षेत्र है उसको प्रतापगढ़, कांठल क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़, माही नदी के आसपास का क्षेत्र, प्रतापगढ़ माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ का माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कांठल प्रदेश के नाम से। माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग यानी माही नदी के आसपास जो क्षेत्र था प्रतापगढ़ का, उसे कांठल प्रदेश या कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था उसे? कांठल क्षेत्र कहा जाता था। अब लेते हैं मेवात। मेवात अलवर व भरतपुर का कुछ भूभाग, भरतपुर का कुछ क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेवात। क्योंकि यहाँ पर मेव जाति का बाहुल्य है, इसीलिए इस क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल से यहाँ पर मुस्लिम जाति थी निवास करती थी, मुस्लिम जाति निवास करती थी, लेकिन वो प्राचीन काल में पहले हिंदू थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म को ग्रहण किया था। उनके रीति रिवाज वगैरह भी आज भी हिंदुओं की तरह है, इसीलिए इस क्षेत्र को मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं मेवात, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। मेवात किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो भूभाग है उसे प्राचीन काल में मेवाल या देवलिया भी कहा जाता था। अब आते हैं हम देश हरो, देश हरो या दशहरो। देश हरो यानी उदयपुर के पास का वह भूभाग जो सदा ही हरे भरे वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्र रहता है उसे देश हरो के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का वह क्षेत्र जो हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है,
यानी उदयपुर के आसपास का वह भूभाग या वह क्षेत्र जो हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है उसे देश हरों के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।